गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जो हमारी श्रेया रहती है वो वीकेंड का वार रहता है, जिसमें हमारा जो साहिल खान रहते हैं वो भी आते हैं और वो ना बहुत ज्यादा मस्ती मजाक में भी कह देते हैं कि भाई तुम जिससे डील कर रही हो तुम देख के डील करो। आयुष को कहते हैं क्योंकि आयुष की गंदी नजर अब एक्चुअली में जाके पड़ चुकी रहती है जूनी पर, और जूनी को इस बात की खबर भी नहीं रहती। पर श्रेया तो वहां पर एज अ डैडी फिगर टाइप बिहेव करती है, तो उसे पता रहता है और वो उसे वार्न भी करती है। तभी रात में दोनों के बीच में जेलसी होने लगती है कि वहां पर वो जेलसी की वजह से बहुत उसको दूर भगा रही रहती है जूनी को, क्योंकि उसको गुस्सा भी आता है कि यार इस बच्ची को समझ में ही नहीं आता है क्या ये क्या इतना कोई कैसे होता है। वैसे तो उसका मुंह बहुत चलता है, वैसे तो ईगो लेके बैठी रहती है, पर क्या ये चीज समझ में नहीं आती है। और उसको शांत करने के लिए और अपने पास खींचने के लिए जूनी और उनके बीच में रात में इंटीमेशन हो जाता है और वो दो बहुत ज्यादा रोमांटिक इंटीमेट हो ही जाते हैं। दूसरी तरफ जो जोया रहती है वो बीमार रहती है क्योंकि वो एकदम से उसका एडमिट हुई रहती है, तो उस एडमिट हुए में बेचारी करेगी भी तो क्या करेगी। पर उस समय वहां पर उसकी मॉम रहती है और साथ में क्रिस्टीना रहती है, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। एक एक पल पल चीजों में, छोटी छोटी चीजों में मेडिसिन लेकर आना, डॉक्टर से बात करना, एक्सरे लेना और जो भी चीजें हो सकती थी वो सब कुछ कराती है। और इस तरीके से वहां पे आंटी को भी ये चीज लगता है कि चलो हमारी बेटी का ख्याल रखने के लिए कोई तो है भला, वरना तो उनको ऐसा लग ही रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि हमारी बेटी का ध्यान रखने के लिए भी कोई है ही नहीं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी मतलब जो क्रियांशी रहती है वो तो अब एलिसन के सारे मैसेजेस को काफी अच्छे से इग्नोर कर रही रहती है। वो देखती है बट वो कुछ रिप्लाई नहीं करती है। एलिसन भी एक तरीके से उसकी उम्मीद जो रहती है वो भी अब टूटने लगती है। अब उसके आगे एलिसन का जो मैच रहता है अब वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैच रहता है, क्योंकि मिस्टर वालियास ने भी सब लोगों ने उसको ये सबने समझाया था कि ये मैच ऐसा होगा कि अगर इस मैच में जीतते हैं तो आप इस टीम में बने रहेंगे, मतलब इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे, वो ट्रॉफी के आसपास आप दिखेंगे। लेकिन अगर ये आप मैच हार जाते हैं तो ट्रॉफी से भी हार जाओगे, और 17 साल से वो बेचारे तो ट्रॉफी के लिए मर रहे हैं आपके फैंस। तो प्लीज आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको एक बार साइड करो और करने की कोशिश करो। बट क्या ये इतना इजी था बोलना और क्या करना। पर यहाँ पर जो हमारी एलिसन रहती है वो ये कोशिश जरूर करती है कि अब वो इन सब चीज से दूर रहेगी। वो एक उसकी होप टूट जाती है, और उसका जब होप टूट जाती है अब वो डिसाइड भी नहीं करती है कि अब वो एक बार भी क्रियांशी से बात करेगी। क्रियांशी उसकी लाइफ में कभी आई थी, क्रियांशी कौन थी उसे कुछ लेना देना नहीं होता। वो बोलती है कि मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा करूंगी, अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं अपना 100% देने की कोशिश पूरी करूंगी, अगर दे पाई तो बहुत अच्छी बात है। एलिसन यहाँ से अपने आप को मूव ऑन वाली स्टेज पे लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और अब उनका जो मैच रहता है वो रहता है सीआर वर्सेस जो हमारा डीडी रहता है। तो सीआर जो रहती है वो पहले का जो पहले के वो 2 मैचेस ऑलरेडी जीत चुकी है। मतलब यहाँ पर नहीं, सॉरी 2 मैचेस नहीं, 1 मैचेस वो जीत चुकी है। 2 मैचेस एक्चुअली जो हमारी सीआर रहती है वो जीत चुकी रहती है। ये तीसरा मैच उसके साथ हो रहा रहता है। अब इस तीसरे मैच में अगर वो जीत जाती है तो वो डायरेक्ट फाइनल्स तक पहुंच जाएगी। उसको बस एक लास्ट का एक जो मैच है वो फॉर्मेलिटी के साथ जीजी के साथ करना पड़ेगा। अगर जीजी अगर उस समय जीत जाएगी, जीजी मतलब ग्रेट ग्रैंड्स अगर जीत जाएगी तो ये रहेगा कि उनको फिर ये 3 से 4 टीम के बीच में लड़ाई होगी। भाई जो सीआर है वो तो ऑलरेडी फाइनल्स में पहुंच चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन जीते कौन हारे, उसको सिर्फ लास्ट में अब देखना है कि किससे करेगी। वो सिर्फ उसका फॉर्मेलिटीज का मैच होगा, क्योंकि उसके रेट रन्स भी इतने ज्यादा हैं तो वो पहुंच जाएगी अगर वो ये मैच जीतती है। तो अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो डीडी के लिए ये मैच जीतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये बात हम लोगों को पता रहती है। तो एलिसन्स होते हैं, सारे टीम मेंबर्स होते हैं। आज इस बार जो मैच रहता है वो दिल्ली में रहता है, और दिल्ली के अर्जुन जेटली करके स्टेडियम रहता है, वहां पर ये मैच होता है और सबके सब वहां पर चले जाते हैं।
उस दिन भी टीम जब वो देखते हैं, मतलब जब ये लोग फील्ड पर आते हैं, क्योंकि इनका जो टॉस रहता है वो जीता रहता है सीआर ने, और सीआर सबसे पहले बैटिंग चूज करती है और ये लोग फील्डिंग पे आते हैं। जैसे वो फील्डिंग पे आते हैं वो लोग डी 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 डी, मतलब जितना सीआर के लिए क्राउड नहीं था उतना से 3 गुना ज्यादा मतलब डीडी के लिए क्राउड था। पूरा का पूरा जो एरिया था वो डीडी से भरा था। कभी कोई एलिसन के लिए चेयर अप कर रहा था, कोई वहां पे डेवी के लिए चेयर अप कर रहा था, कोई वहां पे सिमरन के लिए चेयर अप कर रहा था, कोई वहां पर शिखा के लिए चेयर अप कर रहा था, कोई वहां पे रिया के लिए चेयर अप कर रहा था। ऐसे करके सारे मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा चेयर अप हो रहा था। और डेवी एक न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी प्लेयर रहती है एंड वो कैप्टन भी रही है, तो उसके लिए भी लोग मींस चेयर अप कर रहे थे, कैडी के लिए भी चेयर अप कर रहे थे। तो सबके लिए जो चेयर अप का लेवल था बहुत ज्यादा हाई था। और यहाँ पे अब एलिसन ने ये डिसाइड करा था कि वो अपना कोशिश ये करेगी कि वो इस टूर्नामेंट में रहे, क्योंकि वो उसने कभी हारना देखा ही नहीं था। वो अपनी लाइफ की टॉपर रही है और टॉपर ऐसे कैसे हार सकती है, तो इसलिए उसके दिमाग में ये रहता है कि वो अपना 100% दे। तो मैच जब स्टार्ट होता है तो मैच ऐसे ही होता है कि जो फील्डिंग में रहती है तो डीडी यहाँ पर पहले फील्डिंग करती है, तो वहां पर जो बॉलर्स होते हैं जो बॉलिंग करते हैं तो बॉलर्स मतलब ऐसी बॉलिंग कर देती हैं कि जिसकी वजह से जो सीआर रहता है उनको रन्स बनाने में काफी ज्यादा फायदे हो जाते हैं। उनकी जो जैनी करके एक बहुत अच्छी प्लेयर रहती है वो तो चौके छक्के वगैरह मारी रही रहती है। यहाँ पर जो एलिसन रहती है वो एकदम बाउंड्री लाइंस पे भी खड़ी रहती है, पर क्या करेगी जब उसकी सर के ऊपर से ही जाएगी तो वो रोकेगी कैसे। तो इस तरीके से वो लोग का चल रहा रहता है। फिर आउट नहीं हो रहे रहते हैं, तब आउट करने के लिए इतना ज्यादा फोर्स किया जाता है। वहां पे डेवी जाके बॉलिंग करती है कि ताकि वो उसको आउट कर सके, बट होता नहीं है, पहली बार उसको सक्सेस नहीं मिलती है। फिर जो डेवी होती है वो एकदम से मारती है और एलिसन वहां से एकदम से पकड़ती है और इस तरीके से वो लोग अपना पहला विकेट लेते हैं। लेकिन जब वो पहला विकेट लेते हैं तब 80 रन ऑलरेडी बन चुके रहते हैं और 8 ओवर्स में 80 रन बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर वो लोग करते, तभी वहां पे शिखा को बुलाया जाता है कि शिखा प्लीज गो एंड टेक अ विकेट। पर जो शिखा रहती है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, डॉट बॉल्स देती है, फिर वो दूसरा विकेट लेती है। फिर ऐसे कर रहा रहता है। ऐसे करते करते वो विकेट्स भी 3-4 ले लेते हैं, मतलब अराउंड उनके विकेट्स रहते हैं 7 विकेट्स, 6 विकेट्स वो लेते हैं और उनका अल्टीमेट स्कोर रहता है 180। फिर अब जब यहाँ पर इन लोगों की बारी आती है डीडी की बैटिंग की, तो सिमरन जाती है और डेवी उन लोगों का ओपनिंग करती है। लोग मतलब रन्स मारने लगते हैं, उनके ऊपर इतना हाई प्रेशर रहता है कि एक तो उनके जो बॉलर्स रहते हैं वो बहुत खतरनाक बॉलर्स रहते हैं कि वो इतनी डॉट बॉल्स दे रहे रहते हैं कि उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि अगर वो लोग ने जल्दी नहीं खेला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फर्स्ट ओवर तक वो डॉट बॉल्स में निकल जाता है। सेकंड ओवर में इनको जोश चढ़ता है कि नहीं भाई हमें तो मारना है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो मतलब आउट ही हो जाएंगे। तो ये लोग मारना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब मारते हैं तो कुछ सक्सेस भी मिलती है, लाइक चौका छक्का होता है। फिर ये लोग कर रहे थे, लेकिन सिमरन कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाती है, वो एकदम से बाहर निकलती है, वो LPW हो जाती है। सिमरन ज्यादातर LPW से ही आउट होती है, वरना अगर वो एक बार जम जाए तो वो तो फिर अकेले ही 100 रन बनाने की हिम्मत रखती है, पर ऐसा होता नहीं है। अब जो टीम पूरी की पूरी टूट सी गई थी, वो ऐसा होता है कि 70 रन्स में उनके 2 विकेट्स आउट हो चुके रहते हैं, क्योंकि डेवी भी आउट हो जाती है। डेवी की आदत रहती है सिक्स चौक्सर मारने की और उसका कैच हो जाता है, वो आउट हो जाती है। फिर एलिसन आती है उसके अगेंस्ट में वहां पर रिया आती है। जब रिया आती है और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब भाई थोड़ा सा समझदारी से खेलेंगे, रन आउट नहीं होना है और करना है। तो यहाँ पर भी एलिसन भी बहुत अच्छा गेम खेलती है और उसके जो रन्स होते हैं वो अच्छे बना रही रहती है, लेकिन फिर एकदम से क्या हो जाता है कि उसका वो कैच जो होता है चेक हो जाता है। तो इसका मतलब ये बोलते हैं कि उसे सिर्फ 40 रन्स कुछ बनाए रहते हैं, 40 नहीं, उसने रन्स बनाए रहते हैं। उसने हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी रहती है और हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के जब वो तीसरा बार मारती है तो 53 रन्स में वो आउट हो जाती है। पर क्या 53 रन्स इतने ज्यादा थे? अभी तक उसने बहुत हाईएस्ट बनाए थे उसकी टीम के हिसाब से, लेकिन वो इतना कम हो जाते हैं। फिर जैसे ही रिया वहां पर टिकी रहती है, उसके सामने कोई आता है, आउट हो जाते हैं। तो मतलब
130 में ऑलमोस्ट 7 आउट हो चुके रहते हैं। अब 130 में 7 आउट हो गए, इस कंडीशन में उनको ऑलरेडी 40 रन चाहिए रहते हैं, 41 रन चाहिए रहते हैं बीच में। फिर सबकी नजर टिकी रहती है रिया के ऊपर, पर रिया उस दिन वो कमाल दिखाती है जो यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा पाता है। वो टिकी रहती है, चौके छक्के मारती है, जितना जो गैप रहता है वो करती है। सामने वाला आउट होता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो चौके छक्के करती है। तब उसके सामने शिखा आती है, शिखा और वो दोनों रहते हैं। अब उनको सिर्फ 1 रन चाहिए रहता है। अगर वो 2 रन बना लेते हैं, मतलब एक बॉल पे उनको 2 रन चाहिए रहता है, अगर वो एक बॉल पे 2 रन बना लेते हैं तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर वो एक बॉल पे 1 ही रन बना पाते हैं तो ये जो सुपर ओवर पे जाएगा, तो वो लोग जो हमारी ऋचा रहती है वो स्ट्राइक पे रहती है, वो एकदम से मारती है, फिर वो वहां से भागती है, वो चौका मारने की कोशिश करती है, बट चौका हो नहीं पाता है, बाउंड्री तक जाती है और ये दोनों वहां पर भागते हुए जाते हैं। लेकिन ये दूसरा रन बनाने की कोशिश कर ही रहे रहते हैं, लेकिन वो दूसरा रन में मतलब ऐसा होता है कि वहां से जो रिया रहती है वो अपने बैट को बाउंड्री पे टच ही नहीं कर पाती है। मतलब वो अगर टच करके वहां से भागती और फिर रन आउट होती तो वो मतलब उसको 1 रन कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो वहां तक टच ही नहीं करती है और वो एकदम से वहां से दूसरे रन के लिए भाग जाती है, तो उनको 1 रन भी नहीं मिलता है। और इस तरीके से वो दोनों, इस तरीके से ये टीम ये हार जाती है। और उस दिन वो दोनों के दोनों वहां बैठ के इतना रोते हैं, रिया और शिखा इतना रोने लगते हैं। वहां पे जो उसकी कैप्टन रहती है सिमरन, वो भी काफी ज्यादा रोने लगती है। वहां पर जो एलिसन रहती है उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है यार कि क्या करे। तो सब इतने ज्यादा एकदम रोने जैसे लगते हैं कि उन लोगों का रोना ही इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि उस समय कुछ भी देखे। वालियास को भी बहुत फर्क पड़ता है और यहाँ पे जो क्रियांशी जो ये मैच देख रही थी उसे भी इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। और उस दिन सबसे ज्यादा जूम करके एलिसन का चेहरा दिखाया जाता है कि जहाँ पे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और वो अपने आप से इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि वो क्या बोले कि इतनी अच्छी टीम परफॉर्मेंस करने के बाद भी वो लोग हार रहे हैं। वो बहुत बुरे तरीके से हारती हैं, मतलब बहुत बुरे तरीके से नहीं, बहुत बुरे तरीके से उनका लक चलता है कि वो सिर्फ 1 रन से हारते हैं, जबकि उनका राइट स्ट्राइक बहुत ज्यादा रहता है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है और इसी तरीके से वो दिन भी बीत जाता है। थोड़े दिन के बाद मिस्टर वालियास को ये समझ में आता है कि अब इनका जो मैच है, तो या तो वो टीम से आउट हो गए तो अब इनका कोई भी मैच नहीं होगा। लेकिन बीसीसीआई जो वहाँ की एकदम रहती है, बोर्ड ऑफ द क्रिकेटर्स रहती है, वो वहाँ पर इनको बताती है कि आपका रन रेट स्ट्राइक सबके रन रेट से बहुत ज्यादा है, तो आपको एक और मौका दिया जाएगा और आपको एक और मौका है जिसे प्ले ऑफ मौका बोलते हैं। अगर उस दिन अगर आप मैच जीत जाते हो तो आप अपने एलिमिनेटर राउंड तक पहुंच पाओगे, और एलिमिनेटर राउंड पर पहुंचोगे तो फिर फाइनल्स जीतोगे। तो एक चांस देती है और जब ये चांस पता चलता है तो वालियास बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन वालियास ही जाके कोचों को बताता है, कोच से ये पूरी टीम तक ये बात पहुंचती है। बट वही वाली बात हो जाती है ना कि जीतेंगे कैसे, क्योंकि जीतने के लिए उनकी जो गोट है उसे अपना 100 नहीं, उसे अपना 150 देना पड़ेगा, तब जाके वो जीत सकती है। और टीम को अभी उसकी वो मैजिकल पावर की जरूरत है जो उसने ऑस्ट्रेलिया में दिखाई थी, और ऑस्ट्रेलिया में इतनी पावर दिखाई थी कि जिससे वो पूरा का पूरा मतलब मैच जीती थी। तो वो चाहिए रहता है। अब मिस्टर वालिया को समझ में नहीं आता, तो मिस्टर वालिया क्या करते हैं, यहाँ से अपने जो असिस्टेंट रहते हैं उसको बोलते हैं कि हमें श्रेया से कांटेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप श्रेया से कांटेक्ट नहीं करेंगे तो ये चीज हो जाएगी। तो श्रेया से कांटेक्ट करने के लिए वही बिग स्टारडम्स के मैनेजर से बात करते हैं और फिर वहां पर एक मीटिंग अरेंज होती है, जिस मीटिंग में श्रेया और वालियास के बीच में मीटिंग अरेंज हो रही रहती है, जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मतलब नेक्स्ट डे की नाइट तक वो मीटिंग अरेंज होती है। और यहाँ पर वो लोग लोनावला खंडाला जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये मैच दिल्ली में रहता है, दिल्ली से लोनावला खंडाला जाने में तो भाई टाइम तो लगता ही है ना, तो वो नेक्स्ट डे की शाम तक वो वहां पर पहुंचने रहते हैं। अब वालियास ने एक बार डिसाइड कर लिया था कि यार डीडी 17 साल से हारी है, इस बार उसको कम से कम सेमीफाइनल्स तक तो पहुंचना चाहिए, भले वो फाइनल्स हार भी जाए, बट इज्जत का सवाल है।
और यहाँ से भी उनकी जो फ्रेंचाइजी है, अगर वो फ्रेंचाइजी अभी यहाँ पर वो डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ही सीजन था, उसके दिमाग में ये था कि ये जीतना इसलिए जरूरी है कि वुमेन्स क्रिकेट पे भी जो DDI की फ्रेंचाइजी का वो टैग लगाना है कि ये भी उतनी अच्छी टीम है, जितनी आप मैंस को सपोर्ट करते हो आप इनको भी सपोर्ट करो, भले अलग है लेकिन अच्छी सपोर्ट है। तो अब वालियर्स के दिमाग में ये चीज चल चुकी रहती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जोया जो रहती है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगती है, वो हल्का हल्का बोलना स्टार्ट करती है। तभी वो अपनी अम्मी की तरफ देख के बोलती है, अम्मी आप ना चले जाइए, मुझे सही होने में कुछ ज्यादा ही समय लग जाएगा, आप लखनऊ वापस चले जाइए, मैं कर लूंगी। तभी उसकी मम्मी कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं, और तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। तभी क्रिस्टीना उसके आंटी के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है, मैं हूं ना यहाँ पर, आंटी आप प्लीज जा सकते हैं, आप डोंट वरी फॉर दैट। और ये बोलकर वो वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो लखनऊ जाने रहती है तो उसकी फ्लाइट्स की टिकट्स वगैरह सब कुछ जो होती है वो हमारी क्रियांशी करवा देती है। और एक चीज बहुत अच्छी रहती है कि जब आप इंजर्ड होते हो अपनी ड्यूटी टाइम पे, तो ये सारा खर्चा कंपनी को उठाना पड़ता है। तो कंपनी ने इंश्योरेंस इन लोगों का कराया था, तो अब वो फ्री रहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी क्रिस्टीना रहती है वो छुट्टी लेती है और बोलती है कि मुझे एलिसन का क्या बोलते हैं, मुझे जोया का ध्यान रखना है, क्योंकि जोया का कोई भी नहीं है ध्यान रखने के लिए। और वो ऐसे बोलती है तो उसको कोई भी मना नहीं करते, क्योंकि उसकी 15 डेज की छुट्टी भी अवेलेबल रहती है और वो एक नेक काम के लिए ले रही है, तो उसको कोई भी मना नहीं करता है। इस तरीके से वो वहां पर बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। रोज वो उसके लिए ब्रेकफास्ट खिलाती थी उसको, फिर ब्रेकफास्ट खिलाने के बाद वो उसके जो बॉडी होता था उसको थोड़ा सा क्लीन अप करने में नर्स के साथ हेल्प करती थी, उसकी स्पॉन्ज के थ्रू उसकी बॉडी को क्लीन करने के लिए। साथ ही साथ वो उसको कभी भी कुछ पेन होता था तो उसके साथ बैठ के वो कभी कोई नॉवल पढ़ते हुए से बताती थी, मोबाइल में बैठ के कुछ ना कुछ चीजें दिखाती रहती थी। इस तरीके से वो उसके साथ रहती है और 2 से 3 दिन इसी तरीके से उसके भी कट ही जाते हैं। अब 3 दिन के बाद उसको मिलता है कि अब वो ICU से शिफ्ट होके जनरल वार्ड में 2 दिन के लिए शिफ्ट होगी। जनरल वार्ड मीन्स एक जो प्राइवेट रूम्स होता है वो प्राइवेट रूम में शिफ्ट होगी। अगर प्राइवेट रूम में उसको बिना मतलब ऑक्सीजन ये सब के दवाइयों के सिंपल दवाइयों के रखा जाएगा, अगर वो चीज में वो स्टेबल कर देती है तो उसे घर जाने का मौका मिलेगा। तो 2 दिन के लिए उसको वहां पर शिफ्ट किया जाता है और सेम रूटीन उन लोगों का इसी तरीके से चल रहा रहता है। कुछ एग्जैक्ट रॉकेट साइंस नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर जोया को जो प्यार दिखने लगता है क्रिस्टीना की आंखों में वो बढ़ता जाता है। क्रिस्टीना की आंखों में वो डर रहता है, जिस तरीके से वो उसने एरिक को एक एक्सीडेंट में खोया था ना, वही डर उसको जोया के लिए आ चुका रहता है। क्योंकि उस दिन भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था, बस कार में हुआ था और वहां पे वो एरिक को नहीं बचा पाई थी। और यहाँ पर एक एरोप्लेन में ये इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से जोया इतनी ज्यादा इंजर्ड है। और क्रिस्टीना बस बोलते ना कि वो चीज जो वो एरिक के लिए नहीं कर पाई थी अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए, वो यहाँ पे पूरा रॉकेट साइंस लगाने के लिए तैयार थी कि बस मैं अपने प्यार को बचाऊं, मेरे लिए ये प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फीलिंग्स है, इसलिए वो जोया को खोने का रिस्क भी नहीं ले सकती थी। वो उसके दिमाग में ये था कि यार प्रोफेशन है, एक नहीं दूसरी चली जाएगी, मतलब एक एयरलाइंस नहीं मिलेगी तो दूसरी एयरलाइंस भी तो मिल सकती है, अगर मेरी जॉब चली भी जाएगी तो मुझे कोई इतना दर्द नहीं है। लेकिन अगर उसकी लाइफ से अगर जोया चली गई तो वो टूट सी जाएगी। और कभी कभार आपने देखा है कि आपको फोबिया हो जाता है या एक ही टाइप का ट्रॉमा होता है, जब 2 इंसिडेंट आपके साथ एक साथ एक ही तरीके के दोनों इंसिडेंट होते हैं तो आप ब्लैंक हो जाते हो। तो क्रिस्टीना उस समय ब्लैंक हो गई थी, वो रो रही थी। उसके जब वो जोया के साथ रहती थी तब उसे मैसेज ना जैस के बहुत बार आते थे। तो एक बोलते ना कि जब पार्टनर में एक अंडरस्टैंडिंग हो तो सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ना जोया के जो रहता है कि जोया के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई जैस उसका एक अच्छा दोस्त है, वो उसकी केयर करता है, उसको मैसेजेस करता है, और वही था, वो दोनों के बीच में आता। तो कभी कभार क्या होता था कि क्रिस्टीना अपना मोबाइल जोया को देकर चली जाती थी, जैसे कि बाहर जाना
या नीचे जाना कि तुम एक मूवी देख रही हो तो मूवी देखती रहो। उस बीच में उसका सिर्फ मैसेज आता था जैज का कि आर यू ऑलराइट, एवरीथिंग इज हियर, यू नीड एनीथिंग, सोया इज ओके और नॉट। पर उस ड्यूरेशन में उस बंदे ने भी कभी उसके साथ ये फोर्सफुली नहीं किया कि भाई तू मुझसे बात कर, और क्रिस्टीना भी उसे रिप्लाई बहुत क्लियरली देती थी। अब इनका रिलेशनशिप एक ट्रांसपेरेंट की तरह हो गया था। लेकिन इसके इस रिलेशनशिप के साथ साथ जो एक बंदा था वो जोया को भी बार बार कॉल करता था, वो था आकुब। आकुब जोया से बार बार कॉल करता था, उससे अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, लेकिन वो यहाँ पे रेडी तो नहीं रहती है और जोया कुछ दिनों के लिए अपना मोबाइल ही बंद कर देती है, उसको कुछ लेना देना भी नहीं रहता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है श्रेया और जूनी का रिलेशन भी अब अच्छे ट्रैक में हो चुका रहता है। इन लोगों के बीच में 2 दिन में जब वो मैच चलता है तो बहुत क्यूट से मूवमेंट्स हो रहे रहते हैं, जैसे कि इनके इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मतलब एक दूसरे से आंखों में अब इशारों में बात हो रही रहती है, दोनों एक दूसरे के बहुत टीज कर रहे रहते हैं, फ्लाइंग किसेस देने लगते हैं, ये सब चल रहा रहता है। उसी सिचुएशन में श्रेया को बिग स्टारडम से अंदर बुलाया जाता है और बताया जाता है कि आपसे मिस्टर वालियास मिलने के लिए आए हैं और वो बहुत अर्जेंट है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो श्रेया जब वहां पर बैठती है तो मिस्टर वालियास उसे बताते हैं कि जो डीडी है वो हारती जा रही है। तभी श्रेया बोलती है कि ऐसे कैसे हार सकती है, डीडी तो बहुत अच्छी टीम है और इस बार मैंने जो टीम ऑप्शंस में ली गई थी वो तो बेस्ट टीम थी, उसे हराना इतना इजी नहीं है और स्टार्टिंग के 2 मैचेस तो इतने अच्छे से जीती थी, तो अब सडनली से ऐसा क्या हो गया कि वो मैच हार रही है। तभी वो कहते हैं कि आप तो बिग स्टारडम में जाके बैठे हो, आपको कुछ पता नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो उसको मोबाइल देते हैं तो उसका पता चलता है कि प्रियांशी और उसके बीच की कॉन्ट्रोवर्सीज सब कुछ मिस्टर वालिया उसे ब्रीफ में समझाते हैं। तभी वो कहते हैं कि अभी हमें आपकी ज़रूरत है। प्रियांशी से हमने बोला था कि एक बार वो एलिसन से बात करे, चीज़ें करे, बट वो बात करने के लिए ही तैयार नहीं है। तो श्रेया इस सिचुएशन में सिर्फ तुम ही हो जो एक हैंडल कर सकती हो, और मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो डीडी है वो अपने एक बार सेमीफाइनल्स तक पहुँचे, भले वो जीते नहीं बट वो सेमीफाइनल्स तक पहुँचे। 17 साल में सिर्फ 2 बार हमारी मेंस टीम सेमीफाइनल्स पे पहुंची है और जीती भी नहीं है, बाकी टाइम तो वो इतनी रद्दी तरीके से खेली है कि कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। आई होप आप समझो और हमें आपकी ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कुछ भी करिए और यहाँ से निकलिए। 3 डेज़ के लिए आइए, 4 डेज़ के लिए आइए, 2 डेज़ के लिए आइए। तो कहती है कि मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो अभी आ जाऊं, बट सूनी वहाँ के लिए हो जाएगी। तभी मिस्टर वालियास की भी पावर इतनी ज़्यादा रहती है, वो बिग स्टारडम के ओनर को कहते हैं कि भाई 2 दिन तक उस लड़की का ख्याल रख लेना, 2 से 3 दिन तक, जब तक श्रेया मैम अपने पूरा काम करके आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था बिग स्टारडम में एवरीथिंग्स आर स्क्रिप्टेड, एवरीथिंग्स आर बायस्ड, और सब कुछ वहाँ रहता है, और जितना पैसा बोलता है, पावर बोलती है, टीआरपी बोलती है, उस हिसाब से इन लोगों के मुंह डोलते हैं। तो वो लोग इस चीज़ के लिए एग्री भी हो जाते हैं करने के लिए। फिर जो श्रेया रहती है वो बाहर जाती है, जब श्रेया अंदर जाती है और मिस्टर वालियास उसका वेट कर रहे रहते हैं उसको ले जाने के लिए, तो श्रेया अंदर जाती है, वो सुनी का हाथ पकड़ती है और सुनी को बोलती है कि मुझे जाना होगा, कुछ फैमिली इश्यूज आ चुके हैं, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, तो मैं 2 या 3 दिन में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना और आयुष से पूरे तरीके से दूर रहना, और प्लीज़। तो वो कहती है कि पर श्रेया तू मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो, 3 से 4 दिन की बात है, तो मुझे भी ले चलो ना, प्लीज़ श्रेया ऐसे मत करो। तो वो कहती है बच्चा मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती हूँ, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, मैं ले जाने को तो तुम्हें ले जा लेती, बट बच्चा मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो और यहाँ पर अच्छे से रहना, थोड़ी समझदारी से रहना, और किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ संभालो। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं 2 से 3 दिन में, क्योंकि मैं ध्यान रखूंगी। तो कहती है कुछ ज़्यादा इशू हो गया है क्या, कुछ ज़्यादा ज़रूरत है क्या, प्लीज़ आप बोलो ना, मैं करती हूँ। तो कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो कहती खुद से भी ज़्यादा।
तो उसे बोलती है ठीक है। वो उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे बहुत टाइटली हग करती है। उसे कहते हैं मुझे अभी के अभी जाना होगा। और थोड़ी देर में वहाँ से जो श्रेया रहती है वो यहाँ से निकल जाती है। श्रेया सबसे पहले जो जाती है तो वो सबसे पहले जो मिलती है तो वो क्रियांशी से मिलने की बजाय वो सबसे पहले मिलती है पूरी टीम से और टीम को कहती है हे टीम। तो वहाँ पर वो सब उसे बता रहे रहते हैं कि वो उसे पूछती है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपके जीतने पे क्या इशू आ रहा है। सब स्ट्रैटेजी वैसे ही डिस्कस करते हैं। तो सबको वो पूरा परफॉर्मेंस देखती है तो सब अपना 100% दे रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बोलती है कि आप 100% दे रहे हो, लेकिन अगर यहाँ पे आपको 100 नहीं आपको 100% देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है सिमरन यहाँ पर आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी कैप्टनसी में एफर्ट्स है। देखो मैं ज्यादा क्रिकेट के बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन आप ये बताओ कि इस ओवर में जब ऑलरेडी 6 लग चुके थे, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर अपना बॉलर चेंज करने की जरूरत थी। तुमने बॉलर चेंज नहीं किया, इसकी वजह से वो ऑलरेडी उनको आइडिया था कि भाई इसी तरीके की बॉल आएगी। तो क्या है, तुम्हें यहाँ पे शिखा को डालना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फास्ट बॉलर आया था। फास्ट बॉलर्स में चौके छक्के डाल रहे थे। अब तुम शिखा को डालती यहाँ पर, तो शिखा जो रहती वो डॉट बॉल्स डालती, स्पिनर्स डालती, इसकी वजह से हो जाता है। इस तरीके से जो वहां पर जो हमारी मेन श्रेया रहती है वो पूरी टीम को मोटिवेट करती है, एक सही कैप्टनसी का वे समझाती है। सिमरन बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो सब लोग वहां से उठ के जा रहे रहते हैं, तभी वो एकदम से बोलती है एलिसन आई नीड टू टॉक विथ यू। तो सारी टीम हो जाती है कि आई वांट टू टॉक विथ यू प्राइवेटली। तो वो कहती है कि व्हाई। तो तभी वो कहती है प्लीज आई वांट टू टॉक यू प्राइवेटली। तो सबको लगता है कि सबको पता रहता है जो श्रेया है वो क्रियांशी की दोस्त है, तो इनके बीच की जो चीजें हैं उसमें मैटर में पड़ने की जरूरत तो है नहीं है। तो यहाँ से वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर बैठे रहते हैं। और वो प्राइवेट रेस्टोरेंट रहता है कि जैसे कि आजू बाजू कोई भी नहीं होता, सिर्फ वो लोग रहते हैं और वो वहां पे बैठी रहती है। तो वो से बोलती है कि श्रेया बोलती है कि क्या ऑर्डर करूं, वाइन लोगी, विस्की लोगी, रम लोगी, वोडका लोगी, शैंपियन लोगी, क्या लोगी। तो उसे बोलती है वाटर। तो कहती है क्यों वाटर क्यों। तो कहती है टूर्नामेंट चल रहे हैं और पी के कोई मेरे को आउट नहीं होना है। तो कहती है कि ओके, जब तुम्हें इतनी समझदारी है तो फिर मैच के टाइम पे समझदारी क्यों नहीं दिखा रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो एलिसन उसकी तरफ देख के बोलती है द प्रॉब्लम इज फ्रॉम माई साइड। Are you really understand the problem is from my side, Shreya? Your friend ditched me. Your friend ditched me. Your friend backstabbed me. Your friend didn't give me a closure. Your friend is just a coward. Your friend do everything with me. And you're just saying that I'm not a understandable person? What does mean that? एलिसन पहली बार अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके बोलती है कि तुम्हारी दोस्त कॉवर्ड है, तुम्हारी दोस्त ने मुझे डिच किया, तुम्हारी दोस्त ने मुझे बैकस्टैप किया, तुम्हारी दोस्त मुझे क्लोजर नहीं दे रही है, तुम्हारी दोस्त मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है और तुम मुझे कहती हो कि मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है समझने के लिए। तभी श्रेया उसे बोलती है आई डोंट नो द फुली मैटर, क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में, बट एलिसन आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स यू फील एग्जैक्टली। मुझे नहीं पता कि क्रियांशी ने क्या किया क्या नहीं किया और क्या उसका सही था या गलत था, मुझे वो नहीं जानना है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि एट प्रेजेंट आप क्या फील करते हो, क्योंकि अगर जब तक आप अपना गार्बेज किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो शायद प्रॉब्लम्स नहीं होगी और मेरे को समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और मैं वो चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकालूं। मेरी मॉम हमेशा से मुझे कहती है कि ऊपर से साफ करके क्या फायदा होता है, कभी कभार डीप क्लेंजिंग डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। मैं तुम्हें ऊपर से अच्छे से बोल के कोई मतलब नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि हुआ क्या था। तो यहाँ पे एलिसन उसे सब कुछ बताते हैं कि पार्टी वार्टी हुई थी, पार्टी होने के बाद से ही सब कुछ ऐसा बिगड़ गया और मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं टोल्ड ऑन हो गई। यहाँ पर मैं एलिसन मतलब मैं खुद उसके क्रियांशी के घर गई थी, वहां गई पर घर जाने के बाद भी वो मुझे नहीं मिली है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरे इतने जैसे मैसेजेस है और वो अपना फोन दिखा के उसे मैसेजेस देखती है। वो कहती है कि सीन भी हुए बट उसने रिप्लाई नहीं दिया। तभी एलिसन कहती है कि आई डोंट नो
I don't know what Priyanshi's wanted. If she don't want to continue this relationship, she just come in the front of me and said that, Allison, for my career, for the sake of my career, I don't want this relationships anymore. If she wants that this should be the end of our relationship, I will be happy. But if she is don't want to continue with me, I am okay. But at least she will be talk to me. At least I want to know. As a friend, I want to know. As a human person, because all this shit, I am also the trolled on person. So I want to be talk to her, want to know the actual situation, but running from the situation as a coward, this is not. I know that maybe she was in a trouble, but she has to talk with me. We can find out the solution. Ignorance is not a solution. And I feel like that I am not a worthy person, and I am not a best friend. I am not a nothing for her. She not even talk to me. This is what actually I am feeling. जब श्रेया यहाँ पे सुनती है, वो कहती है कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि अगर उसे रिलेशनशिप एंड करना था तो करे यार, उसे मुझे क्लोजर तो देना चाहिए था। और दूसरी चीज यार, एक फ्रेंडशिप के नाते मुझसे एक बात की बात तो करती, मुझसे बताती तो क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हुई है, क्या नहीं हुई है, मुझसे शेयर तो करती। पर मुझे इग्नोर करना, मुझे ये करना, ये बताना कि हम दोस्ती के भी लायक नहीं हूँ, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्या मेरी कोई वर्दी नहीं है, ये सब करना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या हमारे बीच में इतना रिलेशनशिप नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एक एडल्ट की तरह एक मैच्योरिटी से बात कर सके? रिलेशनशिप इज जस्ट नॉट लाइक दैट कि मुझे वो चाहिए ही था, कि मुझे एक उसके साथ एज अ गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग चाहिए थी। बट अगर वो फ्रेंड थी तो मुझसे बात तो करती। श्रेया वहां पर उसके साथ बात करती है और सुन रही रहती है। श्रेया उसे बोलती है कि तो प्रियांशी ने तुमसे बात ही नहीं करी। तो कहती कि हाँ, आई नो मे बी शी इज ऑन सम ट्रबल बाय प्रियांशु। तो श्रेया बोलती है क्या प्रियांशु से ट्रबल? तभी एलिसन उसे बताती है कि मैंने उसके पीए से बात करी थी तो मुझे पता था कि ये सारी प्रॉब्लम में उसे फंसाने वाला प्रियांशु है, और उसने प्रियांशु के साथ ही रिलेशनशिप के लिए बात कर दी। मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है कि भाई जो बंदा तुम्हें ही गाड़ रहा है, मतलब जो बंदा तुम्हें ही प्रॉब्लम में डाल रहा है, तुम उसके साथ रिलेशन में कैसे आ सकती हो और ऐसे कैसे कर सकते हो? एक बार मुझसे तो बात करती, मुझसे एक बार पूछती तो सोल्यूशन क्या है। मुझे तो उसने बिल्कुल अवॉइड कर दिया है। दिस बिहेवियर आई डोंट डिजर्व इट। क्या बोलते हैं, श्रेया भी ये सब बातें सुनती है तो उसे अब समझ में आता है कि ये जो प्रियांशी ने किया है वो बहुत गलत किया है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, प्रियांशी को कैसे श्रेया समझा पाएगी और कैसे अब ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, क्या होगा। अब देखिए श्रेया वापस आई है इन दोनों की लाइफ में, तो कुछ धमाकेदार तो वो करके ही जाएगी, बिकॉज शी इज अ सेवियर, और सेवियर लोग कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तब तक के लिए बाय बाय।